हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। एक नए डिस्कशन के साथ हम आपके साथ हाजिर हुए हैं और जहां पे अब हम नेशनल इनकम पे थोड़ा हमको डिस्कशन करना है, चर्चा करना है, बात करना है, उस पे बात कर लेते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड पे आज हमको बात करना है कि ये वैल्यू एडेड मेथड जो पहला मेथड होता है नेशनल इनकम का, वो बेसिकली क्या होता है। ये पिक्चर्स के थ्रू जिसने भी इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रखा है उसको बात थोड़ी मोड़ी समझ में आएगी, लेकिन हम और अच्छी तरीके से एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं कि पूरा मेथड है क्या। सबसे पहले अगर हम देखें कि नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, कि दिस मेथड शोज द कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी हर एक लेवल पे, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दूं कि ये किसान है। किसान क्या करता है? चावल बनाता है, गेहूं बनाता है, फिर ये मशीन में जाता है। मशीन का अपना एक काम रहता है, मशीन उस गेहूं को या चावल को कन्वर्ट करता है थोड़ा बेहतर अंदाज में। फिर वहां से बेकरी वाला इसको परचेज करता है। बेकरी वाला परचेज करने के बाद क्या बनाता है? केक बनाता है, और क्या बनाता है? ब्रेड बनाता है, और क्या बनाता है? पेस्ट्री बनाता है, पेटीज बनाता है, और फाइनली कंज्यूमर उसको परचेज कर लेता है। यानी हर एक लेवल पे there is a contribution, and there is a contribution from each party. So every individual enterprise adds certain value to the product. यानी ये जितने चारों लोग हैं ये कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, which it purchases from the some other firm as an intermediate good. When value added by each and every individual firm is summed up, we get the value of a national income. यानी जब सबके कंट्रीब्यूशन, सबकी वैल्यू को हम एड ऑन कर देते हैं तो ये नेशनल इनकम बन जाता है। अभी हम आगे इसको और अच्छे से समझ लेंगे। अगली बात क्या है कि वैल्यू एडेड मेथड को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, हम इसको इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं, हम इसको नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड, ये तमाम इसके नाम हैं जिस नाम से इसको हम जानते हैं। यानी अगर एग्जाम में आपके सामने आ जाए कि कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, और कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इन्वेंट्री मेथड, और नेट आउटपुट मेथड, और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, और कमोडिटी सर्विस मेथड, तो ये समझ लीजिएगा कि इसी मेथड की ये बात की जा रही है। अच्छा, अगली बात जो है वैल्यू एडेड की हम बात करते हैं। तो वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मान लीजिए कि आउटपुट है 1000, ठीक है ना, 1000 की वैल्यू का एक आउटपुट डिराइव हुआ है, और उसको बनाने में जो इंटरमीडिएट कंजप्शन आया वो 750 आया। तो ये यहाँ पे वैल्यू एडेड क्या हो गया? 250 आ गया। तो वैल्यू एडेड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। वैल्यू एडेड क्या हो गया? इट रिफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। यानी रॉ मटेरियल में वैल्यू एड ऑन करना, ठीक है ना। जैसे लास्ट जो एग्जांपल मैं दिया कि चावल की गेहूं की मदद से उसको मील में ले गए, मील से उसको कन्वर्ट करके आटे में बदले, आटे से उसको बेकरी वाले ने खरीदा, और वहां पे बेकरी वाले ने उसको केक पेस्ट्री में कन्वर्ट किया, फाइनली कंज्यूमर्स ने किया। तो जो फाइनल कंज्यूमर है, लेट सपोज कि फाइनल कंज्यूमर ने जो ब्रेड परचेज की है, जैसे हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, फाइनल कंज्यूमर ने ये जो ब्रेड परचेज की, मान लीजिए इस ब्रेड की वैल्यू है 40, तो इसको बनाने में मान लीजिए इंटरमीडिएट कंजप्शन आया था 25, तो ये 15 क्या हो गया? यही 15 आपका ये वैल्यू एडेड है जिसका मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड हाउ टू मेजर इट? ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और उसको कैसे मेजर किया जाता है, उससे पहले एक काम मैं करता हूं कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ये समझा देता हूं कंसेप्ट इस पिक्चर से, कि देखिए फार्मर है, इसने 500 रुपए का जो वीट है वो किसको बेचा? मिलर को, मील को बेचा। मील ने इस वीट से इसको आटे में कन्वर्ट किया, और 700 रुपए का आटा किसको बेचा? बेकरी वाले को बेचा। बेकरी वाले ने इसकी मदद से क्या बनाया? इसकी मदद से ब्रेड बनाया, इसकी मदद से लेट सपोज कि पिज्जा बनाया, इसकी मदद से पेस्ट्री बनाया, इसकी मदद से केक बनाया, और फाइनली ये किसको बेचा गया? कंज्यूमर को बेचा गया। तो फाइनल वैल्यू इसकी क्या है? 1000 है, ठीक है ना। अब इसको बनाने में रॉ मटेरियल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा ये 1000 होगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन मान लीजिए कि है 700, तो 1000 माइनस 700 आप करिएगा तो 300 क्या निकल के आएगा? 300 आपका निकल के आएगा वैल्यू एडेड, जो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी हम यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब होता है कि एक साल के अंदर आपने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसी को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर हो जाता है। मान लीजिए कि एक साल में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था वो आपका लेट सपोज कि 1000 था, और ये पूरा का पूरा जो है
सेल्स हो गया, तो ये दोनों वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल बराबर हो जाएगा। हालांकि वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप निकालते कैसे हो? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ लीजिए कि ये फाइनल गुड होता है, ठीक है ना। इसमें हम किसी भी प्रकार की इंटरमीडिएट गुड या फिर सेमी फिनिश गुड की बात नहीं करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इस निकालेंगे तो चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक देखिए फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस कर लिया। वैल्यू ऑफ आउटपुट एक ऐसे भी निकलता है। अच्छा, सेल्स को निकालने के लिए आप क्या करते हो? क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। मान लीजिए कि आपने लेट सपोज कि 1000 क्वांटिटी बेचा और हर एक की प्राइस 10 थी, तो हाउ मच इज द वैल्यू? 10,000 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मान लीजिए आ रहा है 500, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 10,500 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इंटरमीडिएट कंजप्शंस पे हम बात कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है। तो यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टर्म्ड एज द इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी किसी भी सामान को बनाने के बीच में जो इंटरमीडिएट गुड्स, जो रॉ मटेरियल का कंजप्शन होता है, उसी रॉ मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड। और ये बेसिकली इंटरमीडिएट कंजप्शन इसको कहा भी जाता है। एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। देखिए जब अगर हम सेल्स की बात करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझा दूं तो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, जैसे सेल्स की बात की है तो सेल्स दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी डोमेस्टिक सेल्स और एक होती है आपकी इंटरनेशनल सेल्स, और इंटरनेशनल सेल्स को ही तो आप एक्सपोर्ट कहते हो, ठीक है ना। तो अगर जब सेल्स क्वेश्चन सिर्फ सेल्स बोल देगा और एक्सपोर्ट अलग से दिया हुआ है, ये मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ये बाद में हम डिस्कस भी कर लेंगे इसको। अगर सिर्फ सेल्स की क्वेश्चन बात करेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि उस केस में इन एक्सपोर्ट को आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट को आप इग्नोर करोगे। लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल रहा है, तब वहां पे डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों को ऐड करिएगा, तब जाके आपको यहाँ पे सेल्स मिलेगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस क्या होते हैं, यानी जब आप नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम के पार्ट नहीं बनाया जाता। उसका एक रीजन है जो आगे मैं समझा दूंगा। सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड। देखिए नेशनल इनकम में उन्हीं चीजों को लिया जाता है जो फ्रेश गुड्स होते हैं, जो एक साल के अंदर जिनका प्रोडक्शन हुआ होता है, जो फाइनल गुड्स होते हैं, उन्हीं को हम नेशनल इनकम का पार्ट बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड, बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं, मदर्स की बात कर लें, ठीक है ना। तो मदर्स क्या होती हैं? दे एक्चुअली कीप अ चेक ऑन द किचन की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से उसको संभालती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सेल्फ कंजप्शन के लिए ये जो सर्विस होगी, इस सर्विस को आप नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन यही मदर अगर लेट सपोज कि किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रही हैं, तो उसको फिर हम सेल्फ कंजप्शन, लेट सपोज कि यहां पे इन्होंने 1000 केजीज ऑफ राइस का प्रोडक्शन किया, जिसमें से 700 केजीज को तो सोल्ड कर दिया गया, तो जो रिमेनिंग 300 केजीज ऑफ राइस होगा जिसको सेल्फ कंजप्शन के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, तो इसको हम नेशनल इनकम का पार्ट बनाएंगे। ये बात याद रखिएगा। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस विल बी इंक्लूडेड। अब यहां पे ये क्या है? देखिए इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस, जैसे मान लीजिए एक चीज तो होती है कि आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आप अपने घर को बेसिकली उसको किसी भी प्रकार का रेंट वगैरह उस पर हासिल नहीं कर रहे हो, तो ये इसकी जो इंप्यूटेड वैल्यू होती है उसको भी नेशनल इनकम का पार्ट लिया जाता है। अब इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हैं मिस्टर एक्स अपने ही घर में रह रहे हैं, ठीक है ना। अब इनका घर जो है बेसिकली है 4 BHK का, 4 BHK का इनका घर है। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये अपने विलेज वाले घर पे जाके रहते तो इसको क्या होता? रेंट पे उठा देते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ लूज कर रहे हैं। तो क्या लूज कर रहेंगे? बेसिकली द रेंट विच ही माइट गॉट इफ ही वुड हैव गिवन दिस पर्टिकुलर हाउस टू सम टेनेंट। तो उसको निकाला कैसे जाता है? जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया का
4 BHK की क्या वैल्यू चल रही है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ पे इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस इसमें इंक्लूड किया जाता है। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड विल बी इंक्लूडेड, ठीक है ना, स्टॉक ऑफ गुड में जो चेंज आ रहा है उसको भी नेशनल इनकम का पार्ट लिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी कि किन चीजों को लिया जाए, किन चीजों को ना लिया जाए। अब इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है जिस पे बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग। अब ये डबल काउंटिंग क्या होती है? डबल काउंटिंग का मतलब होता है किसी एक वैल्यू को एक बार से ज्यादा जब आप काउंट कर लेते हो तो उसमें जो वैल्यू होती है वो बढ़ चढ़ के दिखाने लगती है। जैसे मैं समझाता हूं कि डबल काउंटिंग रिफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस while while estimating through various while going through the various while passing through the various stages of production. टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ अवॉइडिंग। अब देखिए डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि एक ही आउटपुट को एक बार से ज्यादा जब आप काउंट करते हो तो ये क्या होता है, ये आपका एक तरीके से डबल काउंटिंग में हो जाता है और ये वैल्यू को बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। अब ये क्या होता है जरा समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि इस बंदे ने 500 रुपए का वीट किसको बेचा? मिलर को। मिलर ने क्या किया कि 700 रुपए का यानी 500 की वैल्यू को 700 में बना दिया, यानी 500 की वैल्यू में 700 में बनाया तो कितना वैल्यू एडिशन किया? 200 का किया। और 700 वाले ने इसको कितने में बेचा फाइनली? 1000 में, तो कितना वैल्यू एडिशन किया? 300 किया। तो अब या तो एक तरीका यह है कि जो फाइनल वैल्यू है उसको उठा लो, तो यहां पे फाइनल वैल्यू क्या थी? 1000, या तो ये उठा लेते आप, बात ही खत्म हो जाती। और या तो वैल्यू कितना ऐड हो रहा है, जैसे 500 मिलर ने किया, 200 बेकरी वाले ने किया, 300, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई? 1000 निकल के आई। अब आप ये कहोगे कि इतना माथापच्ची करने की क्या जरूरत थी, ये सारा ले लेते। अगर ये सारा ले लेते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाती। कैसे? अगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे करते तो हम क्या करते? 500 प्लस 1000 और प्लस 700 प्लस 1000, तो कितना निकल के आ गया? 2200। हालांकि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1000 है फाइनल आउटपुट, ठीक है ना, फाइनल वैल्यू तो 1000 है, लेकिन ये 2200 हो जाती। अब ये 2200 होने की वजह से पता ये चलता कि जो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि नेशनल इनकम में आप सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हो ना, फाइनल गुड्स को लेते हो। आप अगर ये सबको काउंट करने लगते तो पता चलता कि ये वैल्यू 2200 आपको दिखाती रहती, जो कि पूरी तरीके से इनकरेक्ट होती। तो इसका सही तरीका ये है कि या तो आप फाइनल वैल्यू देख लीजिए या वैल्यू एडिशन हर एक पार्टी द्वारा कितना हो रहा है। जैसे किसान ने हमारे केस में 500 किया, मिलर ने हमारे केस में 200 किया, बेकरी वाले ने 300 किया, तो 1000 यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था नेशनल इनकम का। जो पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, उससे रिलेटेड हमने चर्चा की, बात करी। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे अभी हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पे भी बात करेंगे, तो पूरा आपका नेशनल इनकम कवर अप हो जाएगा। So keep on sharing this video with your friends and relatives who are in class 12th and who will be going for the paper on 19th of March. Either they are from the commerce stream or either they are from the humanities and have taken economics as an optional paper. So that was all about from my side. Thank you for watching Economics on.